हाँ ये चित्र बना लेंगे। हाँ देखो ये था नियम जो था टोरिसली का, वो यहाँ से चित्र से देखो। अब देखो ये था कि किसी टैंक में भरे द्रव, यहाँ से है, किसी टैंक में भरे द्रव के किसी गहराई पर होने वाले छिद्र से निकलने वाले द्रव का वेग उस वेग के बराबर होता है जो द्रव स्वतंत्र तल से उस बिंदु तक आने में प्राप्त करता है। जितनी तेजी से यहाँ से द्रव निकलेगा उतनी ही तेजी से ऊपर से नीचे को आएगा। ये टोरिसली फिर में चित्र बना लेंगे, व्युत्पत्ति कर देंगे इसकी। ये धारा यही नियम होता है। ऊंचाई पे करोगे तो भी, ऊंचाई पे करोगे तो पानी का प्रेशर कम होगा, ऊंचाई ज़्यादा होगी तो इसलिए वो पास में गिर जाएगी। यहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा लेकिन ऊंचाई कम होगी तो वो भी धारा वहीं गिर जाएगी। सबसे दूर, हाँ बराबर इसलिए क्योंकि नीचे से ऊपर से ऊंचाई बराबर है। तुमने इसे ऐसा बनाओ, इसे यहाँ तक बनाओ। खींच दिया गया? हाँ तो खींच दिया, अच्छी बात है। यहाँ तक एक और खींच दो, इस छिद्र से ऊंचाई बचाओ। देखो टोटल ऊंचाई h है, यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी? दोनों ये वो लोग हैं जो सारे स्कूल के बच्चे जब विदा हो जाते हैं ना तो उसके बाद आते हैं सबको विदा करके, घर पोछा पोछा के आते हैं। माना एक द्रव H गहराई के किसी पात्र में भरा है, H कैपिटल H गहराई के किसी पात्र में भरा है, H गहराई पात्र में भरा है। अरे रुक जाओ, क्या लिखवा दिया मैंने? सही तो लिखवाया है, संशय सुने करो यार, ठीक है ना? सही तो है। भरा है, इस द्रव का घनत्व रो है, इस द्रव का घनत्व रो है, द्रव का घनत्व रो है। इस पात्र के उच्चतम बिंदु से H गहराई पर स्मॉल h, इस पात्र के उच्चतम बिंदु से H गहराई पर स्मॉल h गहराई पर एक छिद्र कैपिटल A, इस पात्र के उच्चतम बिंदु से, शांत होकर सुन रहो, इस पात्र के उच्चतम बिंदु से H गहराई पर स्मॉल h गहराई पर एक छिद्र कैपिटल A है जिससे द्रव स्रावित हो रहा है। लिख लोगे स्रावित? तो निकलना लिख लो। हाँ निकल रहा है, जिससे द्रव निकल रहा है। हाँ भाई निकलना लिख लो भाई, मुझे पता नहीं रहा। जिससे द्रव निकल रहा है, इस द्रव का वेग बताओ, हिंदुस्तानी हिंदी में कमजोर, निकल रहा है जिससे इस द्रव का वेग v है। हाँ स्मॉल v वेग वाला भी, पड़ोसी का देख लो, हो गया भाई। v है, तब साम्य अवस्था में देखो भाई इधर जरा, साम्य अवस्था में यहां पर जितनी ऊर्जा होगी ना वो इस ऊर्जा के बराबर होगी। मतलब जैसे ही द्रव यहां से निकलने ही वाला था, अभी निकला नहीं है, जस्ट निकलने ही वाला था, उस समय जो है वो यहाँ इससे वेग बिल्कुल चलने ही वाला होगा। समझ में आ रहा है? यहाँ से द्रव निकलने ही वाला था, मतलब थोड़ा सा चलना स्टार्ट हुआ है तो वहां से नीचे को आना स्टार्ट हुआ है। उस समय पर दोनों की ऊर्जाएं बराबर होंगी। और वो किसी भी द्रव की ऊर्जा जो होती है ना, वो बर्नौली का प्रमेय से पता होनी चाहिए, वो सब नियतांक होती है। पता है इस बात का? तो
लिखा क्या था, लास्ट लाइन क्या थी? साम्यावस्था में बर्नौली का प्रमेय से, ऐसा लिखो, साम्यावस्था में बर्नौली का प्रमेय से संतुलन की अवस्था है, दोनों ओर 5-5 किलो के वाट रखें बराबर। अब देखो इधर सामने में बर्नौली का प्रमेय पहले दिखा देता हूं मैं। बर्नौली का प्रमेय चूंकि करके दिखा देंगे, P और हाफ रो बी स्क्वायर प्लस कोई है यहाँ जो कि इस बर्नौली का प्रमेय को सिद्ध कर देगा बिना देखे? बर्नौली का प्रमेय कल की थी हमने, चलो अभी करें, चलो करवाएंगे अभी, फिलहाल तो अभी से देखो ये बर्नौली का प्रमेय है, इस तल पर ऊर्जा और बिंदु ए पर ऊर्जा। तो हम लिखेंगे द्रव के स्वतंत्र तल पर कुल ऊर्जा बराबर अरे ऊर्जा रह गई क्या, बिंदु ए पर कुल ऊर्जा। बस भाई, अब स्वतंत्र तल की बात करते हैं तो इसमें 3 प्रकार की ऊर्जाएं होंगी। दाब ऊर्जा, हाफ रो बी ऊर्जा प्लस mgh। एच कौन सा वाला, यहां से यहां पहुंच रहे हैं ना, तो ये वाला एच काम करेगा। अब समस्या ये है कि द्रव जब चलने ही वाला होगा ना, मतलब चला नहीं होगा, तो उस टाइम पे द्रव रुका हुआ होगा। जब रुका हुआ होगा तो उसका वेग जो होगा वो 0 होगा। जब ये 0 होगा तो ये सारा का सारा जो है ना वो 0 हो जाएगा, ऐसे करें यहाँ। और याद रखना, जब कभी भी यहाँ से पानी निकल रहा होगा ना, मतलब निकलना शुरू हो जाए, तो ये पानी एकदम से चलता नहीं है, थोड़ा सा रुक कर चलता है, पृष्ठ तनाव के कारण थोड़ी देर रुका रहता, फिर नीचे को जाना शुरू होता है। पता है इस बात का? कभी भी किसी भी बोतल में पानी भरना और तुम उसमें छिद्र करना, जैसे छिद्र करोगे, जैसे पानी निकलेगा ना तो तुम ऊपर का देखोगे तो ऊपर का एकदम से नीचे को नहीं जाएगा, वो थोड़ा सा रुकता है, फिर उसके बाद चलना स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं है कि जैसे उधर को छिद्र करा और उधर से पानी चल पड़ा नीचे को, ऐसा नहीं है। चाहे 1 सेकंड के लिए रुके, लेकिन पहले ऊपर का जो ये द्रव है वो रुका रहता है। क्यों? क्योंकि इन्हें पता ही नहीं होता है कि नीचे वाले अणु जो है वो गति करनी शुरू कर दी है, वहां तक बाद में पता चलता है। हाँ, अब देखो बिंदु ए पर कुल ऊर्जा और बिंदु ए पर कुल ऊर्जा निकालेंगे हम। देखो तो जी यहां आ जाएगी P प्लस हाफ रो बी स्क्वायर, यहां का वेग निकालने हम, प्लस रो जी, ऊंचाई कितनी हो जाएगी यहाँ की, h माइनस h, ये हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई। अब यहाँ तो देखो P से तो P कैंसिल हो जाएगा, mgh बराबर हाफ रो बी स्क्वायर प्लस इसके अंदर गुणा कर देंगे रो जी एच माइनस रो जी एच। रो जी एच। अब हम कर रहे हैं, याद रखना, हम निकाल रहे हैं पहले यहाँ का वेग, यहाँ का वेग निकाल रहे हैं हम कि यहाँ का वेग कितना है, फिर यहाँ से यहाँ तक आने में कितना वेग तय करेगा द्रव। तो इन दोनों का वेग जो है वो बराबर आना चाहिए, टोरिसेली प्रमेय सिद्ध हो जाएगी, ये कहने का मतलब है। पहले हम यहाँ का वेग निकालें और वो हमने वेग बी मान लिया है, तो हम इस बी का मान निकालेंगे। फिर यहाँ से यहाँ तक का वेग निकालेंगे कि यहाँ से यहाँ तक द्रव कितनी दूरी तय करा, तो उसका गति की समीकरण से निकालेंगे वो यहाँ से यहाँ तक दूरी चलने में वेग कितना हो जाएगा। तो देखो इधर mgh जो है ये कैपिटल वाला है तुम्हारा, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा है, 0 बराबर हाफ रो बी स्क्वायर माइनस के रो जी एच, इसे इधर ले आएंगे तो जी रो जी एच बराबर हाफ रो बी स्क्वायर, रो से रो कैंसिल हो जाएगा, 2 उधर चला जाएगा तो 2gh बराबर बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर बराबर जो है वो 2gh, और बी बराबर जो है वो अंडर रूट में 2gh। ये बिंदु ए से निकलने वाले द्रव का वेग है। हम कहेंगे कि द्रव के स्वतंत्र तल से ए तक आने में द्रव का वेग बी डैश हो, हमने डैश मान लिया है,
बी डैश हो तब गति की तृतीय समीकरण से, और तृतीय समीकरण होती है बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2GH, ये होती है। और याद रखना यहाँ से यहाँ तक चले हैं h दूरी, याद रखना यहाँ से यहाँ तक चले हैं h दूरी, तो ये वो दूरी आ गई है। ऊपर से नीचे गिर रहे हैं तो ये प्लस आ रहा है, कभी यहाँ माइनस सोचो, क्योंकि माइनस तो नीचे से ऊपर को जाते तो माइनस होता, वो प्लस है। अब ये तो गति की कौन सी है, तीसरी समीकरण है। अब चूंकि देखो, चूंकि u का मान जो है वो 0 है, क्यों, क्योंकि प्रारंभ में तो बिल्कुल रुक के चला होगा वो, तो u बराबर 0, इसलिए बी स्क्वायर बराबर 0 प्लस 2GH, इसे उधर ले जाओ, अंडर रूट कर देंगे, ये बी डैश हो जाएगा। अब वो कहीं तुम्हें बाहर है ना लगे, सब 1 कर लो फिर। तो देखो V1 बराबर जो है वो अंडर रूट के 2GH, ये है समीकरण नंबर 1, ये है समीकरण नंबर 2। ये छिद्र से निकलने वाला द्रव है और ये ऊपर से नीचे को आने वाला द्रव है, दोनों का वेग बराबर है, यही टोरी स्लीपर में है, ठीक है ना जी। तो समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट होता है कि और यहाँ जो ना, यहाँ पूरी टोरी स्लीपर में लिख दोगे, होता है, यही टोरी स्लीपर में है। पता है कौन सी, वो पूरी लैंग्वेज आएगी कि यहाँ से भरा कि किसी टैंक में भरे द्रव के स्वतंत्र से नीचे वो किसी छिद्र से निकलने वाला द्रव उस द्रव वेग के बराबर होता है, वो सब पूरा बिल्कुल पूरी टोरी स्लीपर में लिखोगे, जो टोरी स्लीपर में लिखवाई है मैंने अनुसार के बाद में। देखो भाई, क्वेश्चन है तुम्हारा, क्वेश्चन है आंधी में टीन की छत क्यों उड़ जाती है, ये लिख लो सब जिसने नहीं भी लिखा है, और उसका आंसर बता रहे हैं कि आंधी में अब होता क्या है। चलो फिलहाल देखो, बर्नौली का प्रमेय द्रव के लिए तो कहती है, जो भी कुछ कहती है कि उसकी ऊर्जा कुल ऊर्जा नियत रहती है, लेकिन बर्नौली का प्रमेय एक चीज और कहती है कि अगर कहीं वेग ज्यादा होगा, वेग अधिक होगा तो दाब कम होगा, और अगर वेग कम होगा तो दाब अधिक होगा। ये दो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती चीजें हैं। जब कभी भी वायु के, हवा की बात हो रही है, सिर्फ हवा या वायु समझ लो, कि वायु का वेग अधिक होगा तो वहां दाब कम होगा, और जहां वायु का वेग ज्यादा होगा, वायु का वेग कम होगा, वहां दाब ज्यादा होगा। दोनों चीजें समझ गए। हवा तेज चल रही होगी वहाँ दबाव कम हो जाएगा, अगर हवा धीरे धीरे चल रही है तो वहाँ दबाव ज़्यादा हो जाएगा, दोनों चीज़ें हैं। अब होता क्या है, जो हम आंसर में लिखने वाले हैं कि आंधी में टीन की छत के ऊपर जो होती है ना, ऊपर वहाँ वेग जो होता है, वेग वो अधिक हो जाता है, कि हवा चल रही है तो हवा का वेग ऊपर ही, टीन उनके जिधर इधर से चले इधर से चले, ऊपर जो है हवा का वेग ज़्यादा होगा। या खुद भी समझ सकते हो कि बाहर आंधी में बाहर हवा ज़्यादा लगेगी या घर के अंदर ज़्यादा लगेगी, एक अनपढ़ आदमी बता देगा बाहर ही लगनी है, क्योंकि बाहर ही हवा लगेगी। तो वेग, हवा का वेग जो वेग होगा वो अधिक होगा। जब हवा का वेग अधिक होगा तो पी का मान क्या होगा, पी का मान कम होगा। अब इसका उल्टा समझो जरा, उल्टा ये हो जाता है कि अंदर बी का मान जो होगा, हवा का मान वो कम होगा, तो दाब क्या होगा, दाब अधिक होगा।
तो इस दाबांतर के कारण ऊपर दाब कम हो गया, नीचे दाब अधिक हो गया, तो नीचे से एक बल ऊपर की ओर लगने लगेगा ऑटोमेटिक ही। हमेशा नीचे से एक बल, ऐसा समझ लो कि ऊपर का दबाव जो है वो कम हो गया, तो नीचे से अपने आप ही एक बल लगेगा ऊपर की ओर, जिस कारण टीन की छत जो वो उड़ जाएगी। जितनी ज़्यादा हवा चलेगी उतना ही दबाव कम होगा। जब दबाव कम होगा तो नीचे से एक बल लगेगा और वो बल जो होगा वो टीन की छत को उड़ा के ले जाएगा। ठीक है जी। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, वो तब लगता है जब नॉर्मल हमारे कमरे की हवा और बाहर की हवा बराबर है। अगर हवा का अंतर गड़बड़ हो गया ना तो दबाव कम हो जाता है। कभी कभी ना तुम ऐसे देखना कि तुम अभी कोई बैठा नहीं है, लेकिन रियल लाइफ में देखो कि जैसे तुम हवाई जहाज में चल रहे हो, हवाई जहाज में चल रहे हो, ऊपर पहुंच गए हैं, किसी ने अचानक में हवाई जहाज का दरवाजा खोल दिया, क्या होगा? आदमी अंदर आएगा या बाहर जाएगा? फिल्मों में देखा होगा वो बाहर चले जाते हैं। अब बाहर उन्हें खींचने वाला तो कोई नहीं है। होता क्या है कि बाहर जो है वो दबाव कम हो गया, बाहर दबाव कम हो गया। क्यों हो गया कम? क्योंकि बाहर हवा तेज चल रही है, बाहर हवा तेज चल रही है तो वहां का दबाव कम हो गया, दबाव कम हो गया, अंदर का दबाव ज्यादा है तो वो दबाव बाहर की ओर को ढकेल देता है। समझ गए? ऐसा समझो कि जैसे कभी कभी तुम ऐसे देखोगे, कभी लिखा भी होता है रेलवे स्टेशन में कि ट्रेन आ रही है, प्लेटफॉर्म से उचित दूरी बना कर रखें, प्लेटफॉर्म के पास में खड़े ना हो, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि जब ट्रेन निकल जाती है ना, जब ट्रेन निकल जाती है या निकलने वाली हो उस टाइम पर, तो ट्रेन की वहाँ की हवा पूरी खाली हो जाती है। जब हवा खाली हो जाती है तो वो आसपास की हवा उसके अंदर को भरती है, उधर की हवा भी आ जाएगी, इधर की हवा भी आ जाएगी। तो वो उस हवा के पास में सोचो कि यहाँ को ट्रेन निकली है और यहाँ को ट्रेन निकलने के बाद में ट्रेन तो निकल गई, यहाँ की हवा खाली कर दी उसने, हवा खाली कर दी, तो वो जो खाली स्थान बन गया है वो इधर की हवा से और उधर की हवा से भरेगा। तो इधर जो आदमी होंगे वो खिंच के इधर को चले जाएंगे, उधर के आदमी जो होंगे वो भी खिंच के इधर की ओर आ जाएंगे। इसलिए कहा जाता, अब होता यह है कि ट्रेन जुड़ो भी नहीं है, ट्रेन के बीच में भी जगह होती है। समझ गए? ट्रेन के बीच में जगह होती है, एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे के बीच में। अब अगर जो ट्रेन ने हवा खाली कर दी वहां से, तो जैसे एक डिब्बा खाली करके हवा गया ना, तो वो जो खाली जगह ट्रेन के डब्बे के बीच में आई है, उस हवा, उस जगह में को हवा भरेगी, तो जो व्यक्ति खड़ा होगा ना वो उसमें जाके लगेगा। अब होता क्या है, उस जगह के बीच में को जब वो आदमी जाएगा तो उस टाइम पर डिब्बा आगे को चल चुका होगा, तो आदमी कहाँ लगेगा? डिब्बे में जाके लगेगा। ये होता है। इसलिए कहा जाता है कि जब कभी ट्रेन आती है तो ट्रेन से उचित दूरी बना के रखो। अगर ट्रेन बहुत तेजी के साथ निकल गई ना तो बहुत दूर तक के प्लेटफॉर्म के आदमी समेट लेगी। जितनी तेजी से जाएगी बाहर के आदमी अंदर की ओर चले जाएंगे। ये भी वही होता है, दोनों ओर से हवा बराबर है, हवा यहाँ से खाली हो गई, हवा खाली हो गई तो नीचे वाली हवा ज़्यादा हो गई। अब ज़्यादा हवा हो गई, ऐसे दबाव ज़्यादा हो गया तो वो ऊपर की ओर चले जाएंगे। और याद रखना, सिर्फ छोटी मोटी नहीं, बड़ी से बड़ी, मतलब बहुत बड़ी बड़ी टीनें भी ना आंधी में ऐसे उड़ जाती हैं। देखो था छप्पर तो बहुत मामूली सी बात है, जो भी है छप्पर देखो, कोई सी भी टीन है। अब कोई कहा यार फैक्ट्रियों की टीन नहीं उड़ रही है या घरों की टीन है, वो अब इतनी बुरी तरीके से असेंबल करते हैं, ड्रिल मशीन लगाते हैं, इसमें पेच लगाते हैं, क्लिप लगाते हैं, इतनी मजबूती से बांध देते हैं। हम नॉर्मल बात कर रहे हैं कि किसी ने जैसे रख दी हो। पहले जमाने में मशीनें नहीं चलती थी, रस्सी उस्सियों से बांधते थे, अब रस्सी हवा में वैसे ही टूट जाती थी। हाँ जी, चलो वो कोई बात नहीं। अरे उसका कहने का मतलब यह है कि आग पहले कहीं और जगह लगी होगी, वहाँ की उड़ आई होगी। समझ गए? ये है वो, तुम बीच में सब उसकी बात पकड़ रहे हो, वो मतलब ये है कि आंधी में आग लग जाएगी तो ऐसा लग रहा है कि आंधी आग लेकर आ रही है, वो नहीं है। वो आग कहीं ना कहीं लगेगी, उसके वो चैके वैके उड़काएंगे उसके। ये होता है। एक क्वेश्चन तुम लोगों के लिए है, सोचो और बताना, आंधी क्यों आती है? दाब के कारण। हाँ क्यों आती है, वो नहीं, वो तो होता है क्यों आती है। यहाँ इस टाइम क्यों नहीं आ रही है? अब क्यों नहीं आ रही है? और फिर यहाँ कब आएगी? हो गया भाई, लिखो जरा इसकी हिंदी, चित्र भी बनना ही है। सोचो, तुम बताओ आंसर ढूंढ के। टॉपिक के बीच में से है, आंधी में ट्रेन की छतें क्यों उड़ जाती हैं? हाँ इसमें लिखेंगे। हाँ हाँ, आंधी में, अरे बिना इसके कैसे बताओगे? आंधी में टीन के ऊपरी भाग, आंधी में टीन के ऊपरी भाग, कोई बात नहीं तो तुम पकड़ के लटक जाते हो आंधी में। टीन के ऊपरी भाग का वेग, अरे बोलो नहीं, टीन के ऊपरी भाग का वेग अधिक होता है, अधिक होता है
तथा टीन के निचले भाग में हवा का वेग कम होता है। बर्नौली का प्रमेय के अनुसार वायु का वेग अधिक होने पर दाब कम हो जाता है। वायु का वेग अधिक होने पर दाब कम हो जाता है। वायु का वेग अधिक होने पर दाब कम हो जाता है। एक ही बात है यार, कैसे भी लिख दो, दाब कम हो जाता है। इसलिए आंधी में टीन के ऊपर दाब कम तथा टीन के अंदर, टीन के मतलब नीचे है, ऐसे लिखना, अंदर मत लिखना, टीन के नीचे, टीन के ऊपर दाब कम तथा टीन के नीचे दाब अधिक हो जाता है। टीन के ऊपर दाब कम तथा टीन के नीचे दाब अधिक हो जाता है। इस दाबांतर के कारण टीन पर नीचे से ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है। टीन पर नीचे से ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है, जिससे टीन की छत उड़ जाती है। टीन के नीचे से ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है, जिससे टीन उड़ जाती है, टीन की छत उड़ जाती है। ऊपर की ओर उड़ जाती है, हाँ उड़ जाती है, लिख दो। हेडिंग है मैग्नस प्रभाव। मैग्नस प्रभाव वो होता है जो क्रिकेट की गेंद हवा में स्विंग हो जाती है, कट जाती है, हवा में पड़ेगी कहीं और जाएगी कहीं। मैग्नस प्रभाव कल बताएंगे क्या हो जाता है। नाव कहाँ होती है? वो तो खैर इसका मतलब नहीं है, दबाव का मतलब नहीं है। वो पानी के अपनी जो पानी की अपनी विस्कोसिटी है या पृष्ठ तनाव होता है, वो उसका कारण हो सकता है। जो पानी के ऊपरी पृष्ठ पर घर्षण बल है, वो उसका कारण होता है। द्रव के अंदर ये चीज काम नहीं करेगी। अरे खान सर पता नहीं।